नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तो बाजार की चाल जैसी भी हो, अगर आपने अपने लिए लक्ष्य आंक लिया है, अगर आपने निवेश करना तय कर लिया है, तो बाजार के उतार चढ़ाव से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना निवेश लगातार करते रहें और अपना नजरिया लंबा रखें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बारीकियां हैं निवेश को लेकर जो आपको समझानी है, जो हम आगे चल के आपको बताएंगे शो में। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। शॉर्ट टर्म निवेश के लिए क्या ये है सही समय, जानिए योर मनी से। लिक्विड और शॉर्ट टर्म डेट फंड में कितना है फायदा अब निवेश पर, समझाएगा आपको योर मनी। साथ ही अपने सवाल आप योर मनी से पूछ सकते हैं। योर मनी करेगा आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हमें टीवी पर देख रहे हैं तो अपने सवाल फेसबुक या ट्विटर की हमारी पोस्ट पर डालें। चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। और सीधा आज हम रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। और हमारे पहले दर्शक अगर हमें फोन लाइन पर मिल सके, अनिंजय कुमार, क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? चलिए, कोशिश करेंगे कि ये फोन लाइन पर हमें मिल जाए। लेकिन इनका सवाल काफी दिलचस्प है। हेमंत जी, इन्हें 3 महीने के लिए लगभग 1 लाख रुपए बाजार में डालने हैं। क्या उद्देश्य है? और केवल पार्क इन करने का उद्देश्य होगा जिसके लिए मेरे ख्याल से ये निवेश करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अब कई सारे सवाल लोगों के जहन में आ रही हैं। तो बाजार की चाल काफी उतार चढ़ाव से भरी है और बॉटम आउट जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं बाजार में आने का, वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेडिक्ट करना भी खैर वो मुश्किल है। लेकिन अब इस पूरी स्थिति में समझना चाहूं मैं, तो छोटी अवधि के लिए क्या हमें इक्विटी बाजार का रुख करना चाहिए? नहीं कविता, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि शायद हमने इनफैक्ट हमने काफी गिरावट देखी है बाजार के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि लेवल थोड़े अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट में जब हम इक्विटी या इक्विटी लिमिटेड हाइब्रिड फंड की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस केस में अगर हम बात करें, जैसा उन्होंने कहा कि 3 महीने का समय है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म पार्किंग होगा। और जब आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 2 चीजें देखने की जरूरत है। एक तो आपको उस एसेट क्लास को देखना है जहां पे आपको सेफ्टी मिले, और दूसरा उस एसेट क्लास के अंदर उस जहां पे आपको रिटर्न जो है थोड़ी बेहतर मिल सके। और जब मैं बेहतर रिटर्न की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जैसे आपको ट्रेडिशनल ऑप्शंस है, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स है, वहां से बेटर रिटर्न आपको क्या मिले। तो 3 महीने के समय के लिए क्लियरली मैं कहूंगा कि अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड्स हैं, जो फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो सही है। क्योंकि डेट एज एन एसेट क्लास अगर मैं उसको कंपेयर करूं इक्विटी से तो काफी सेफ मानी जाती है। दूसरा, किस तरह के ऑप्शन, जैसे मैंने पहले कहा, ऑप्शन आपको चुनना बहुत सही जरूरी है। तो यहां पे जैसे लिक्विड फंड या तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगी। एक्चुअली देखा जाए तो अगर 1 महीने का समय हो तो आपको लिक्विड फंड देखना चाहिए, 3 महीने का समय हो तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म देखना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 3 महीने में भी आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने को मिले तो आप लिक्विड फंड को कंसिडर कर सकते हो। अब ये फंड है क्या? जैसा मैंने कहा, ये वो फंड है जो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इनके मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक पार्किंग की तरह से इसको यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जैसा मैंने कहा कि इनका जो पोटेंशियल है वो इतना है कि आपको जो रिटर्न आपको बैंक डिपॉजिट से मिलता है वो ज्यादा मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में 2 फंड है मैंने कहा कि इनका जो पोटेंशियल है वो इतना है कि आपको जो रिटर्न आपको बैंक डिपॉजिट से मिलता है वो ज्यादा मिल सकता है। तो इस कैटेगरी में 2 फंड है जिनको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक है आदित्य बिरला का लिक्विड फंड और दूसरा है कोटक सेविंग्स फंड। ये 2 फंड है, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, एक लिक्विड फंड है। इन दोनों में से कोई भी एक फंड ले लें। 1 लाख रुपए अगर इनको इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है एक ही फंड ठीक रहेगा, इससे ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप इनको फंड की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि डेट फंड और लिक्विड फंड्स में हमने पिछले कुछ दिनों जब बाजार में तेज गिरावट आई थी तो यहाँ पर भी रिटर्न्स नेगेटिव में जाते हुए देखे थे। क्या उस स्थिति में किसी भी तरह का सुधार, क्या अब भरोसा जाग सकता है इस कैटेगरी में एक बार फिर से, हेमंत जी? कविता, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने देखा कि मार्च के महीने में कुछ समय ऐसा था जब लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स के लिए काफी परेशानी का समय था। क्योंकि एक तरफ जो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी इक्विटी में या जो हाइब्रिड फंड में, वहां पे उनको काफी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ऐसे समय में वो
हर इन्वेस्टर चाहेगा कि जो आपने जो शॉर्ट टर्म पैसा जो लगाया है, स्पेशली लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, जैसा हमने पहले कहा, ये पार्किंग के लिए अच्छी व्हीकल है, तो आप नहीं चाहते कि किस तरह की वॉलेटिलिटी हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा समय बीच में था जब इसमें वॉलेटिलिटी थी और नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमूमन जो है ऐसे जो फंड्स हैं इनके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्या है जो हम सिचुएशन अभी देख रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हुआ क्या था उस समय पे कि देखिए मार्च के महीने में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो एडवांस टैक्स पेमेंट होती है, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना पैसा निकालते हैं। दूसरा, ईयर एंड पे काफी सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो पैसा निकालते हैं ताकि वो अपनी बैलेंस शीट में उसको कैश दिखा सके। तीसरा, एफआईआई की भी सेलिंग हो रही थी। तो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आता है तो उसका दबाव जो है प्राइस पे बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही थी, क्योंकि लॉकडाउन था, जो ट्रेडर्स थे वो घर से ऑपरेट कर रहे थे और उसमें जिस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए ट्रेड करने के लिए उनको नहीं मिल पा रही थी। तो काफी सारे ट्रेडर जो है डेट मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हो रहा था, सेलिंग हो रही थी, बाइंग नहीं हो रही थी और उसका प्रेशर प्राइस पे था, और क्योंकि प्राइस के ऊपर प्रेशर था वो हमको एनएवी में देखने को मिला। तो ये कारण था जो क्योंकि हमने जो नेगेटिव रिटर्न देखा। लेकिन हुआ क्या, 27 मार्च को जब आरबीआई ने रेट कट किया, रेपो रेट कट किया, रिवर्स रेपो रेट कट किया और साथ में जो उन्होंने मेजर्स लिए लिक्विडिटी को सुधारने से, उसके बाद जो यील्ड्स शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ गई थी, जैसे 150 to 175 बेसिस पॉइंट, वो फिर से वापस उसी लेवल पे आ गई। इसका मतलब क्या है, जो स्टेबिलिटी इन इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में स्पेशली, वो आ गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जो स्टेप लिए गए हैं, अब मुझे लगता है उस तरह की वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को देखने को नहीं मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें इन्वेस्टेड रहें, और जो इन्वेस्टर इन दो तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली ये अच्छा समय है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आप रेकमेंड कर रहे हैं। अगर 3 से 6 महीने के लिए आपको पैसे पार्क करने हैं, एबीएसएल लिक्विड फंड, कोटक सेविंग्स फंड में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अनंजय, अगले दर्शक संजीव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैडम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं मैडम? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बताइए, आपने 4,000 रुपए की एसआईपी शुरू की हुई है, क्या आप हर फंड में 4,000 रुपए डाल रहे हैं या आपने इन फंड्स में मिलाकर 4,000 की एसआईपी की है? नहीं, मैं हर एक फंड में 4,000 रुपए है एंड 1,000 पर एसआईपी जाता है। मीन्स ये जो 4,000 है, ये 4,000 4 बार जाते हैं। ओके, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस फोकस 25, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप। एक्सिस पे आपको बहुत भरोसा है? 3 ईएमसी, एक ही ईएमसी के आपने 3 फंड्स चुने हैं? जी मैडम। ओके, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है किसी खास उद्देश्य से बनाया होगा, क्या उद्देश्य है आपका? मैडम एक्चुअली मैंने एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए बनाया है। बेसिकली आई एम एमिंग कि मेरे पास 2.5 करोड़ का कॉर्पस हो आफ्टर 15 ईयर्स मैडम। 15 साल में 2.5 करोड़, ओके जी। और अभी आपकी उम्र क्या है और किस पर्पज से आप 2.5 करोड़ चाहते हैं? मैडम मैं 35 ईयर्स हूँ। बेसिकली पोस्ट 50 आई एम प्लानिंग फॉर सम बिजनेस जिसमें मैं अच्छा खासा अमाउंट लगा के। आपने इसमें इन्फ्लेशन काउंट किया है? 15 साल के बाद 2.5 करोड़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी मैडम, आई एम प्लानिंग ए स्मॉल दिस बिजनेस बेसिकली, जिसका करंटली अभी 1 करोड़ रुपया रिक्वायरमेंट है। लेटर स्टेज में आई एम कैलकुलेटिंग एज 2.5 करोड़ मैडम। ऑलराइट, हेमंत सर, अब क्लैरिटी आ गई है इनके निवेश को लेकर। 2.5 करोड़ चाहिए, 15 साल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड्स भी शामिल किए हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप फंड्स पे सलाह दें, उससे पहले थोड़ी सी गोल प्लानिंग पे बात करते हैं। कैसे इन्फ्लेशन को, महंगाई को काउंट इन करना चाहिए अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहला जो काम आप करते हैं वो करते हैं अपने गोल्स को डिफाइन करने का। और डिफाइन करने का मतलब है कि आप देखते हैं कि मेरा गोल क्या है, कितना समय है मेरे पास, कितना पैसा मुझे चाहिए। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कविता, कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, स्पेशली इनके केस में अगर हम देखें 15 साल या उससे ज्यादा का अगर किसी का टाइम होराइजन है, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो आपके गोल पे डेफिनेटली पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज की कॉस्ट अगर आज जो है उसमें अगर आप इन्फ्लेशन नहीं जोड़ेंगे तो आपके पास काफी बड़ा शॉर्टफॉल आपको देखने को मिलेगा। इनके केस में ये कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय 15 साल है। तो जो एसेट क्लास, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि अपने टाइम होराइजन के एसेट क्लास चुनिए। और क्योंकि लंबा समय है, बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। जो ये कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इक्विटी के अंदर भी आपको जब अपना पोर्टफोलियो बनाए तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आपका जो एक्सपोजर है लार्ज, मिड और स्मॉल में कितना है, और दूसरा किस तरह के फंड आप ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड। तो आई थिंक दोनों अगर उस पर देखूं मैं, तो ये दोनों ने अच्छा काम किया है यहाँ पे। एक तो फंड इनकी सिलेक्शन अच्छी है। ये बात सही है कि एक फंड की
एक म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम है इनके पास, तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट जनरली बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक फंड में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सारे जो फंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी जो एक जैसी रहती है। बट ये तीनों फंड अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि इनकी सिलेक्शन अच्छी है। डेफिनेटली इसमें आप बने रहें, इन्वेस्ट करते रहें। देखिए, जो इनका गोल है, मुझे लगता है इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। जो अभी इनकी इन्वेस्टमेंट है, इससे ये गोल नहीं होगा। मुझे लगता है कम से कम 15-20 हजार रुपए इनको और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये मैं कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, बट मेरा अंदाजा है कि इतना पैसा इनको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो अपने टारगेट के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। और फंड्स और ऐड ना करेंगे? जी नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि एक अच्छी चीज इनके पोर्टफोलियो में क्या है, जो एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में होना चाहिए, वो इनके पास है। मल्टी कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको और कोई फंड इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब भी इनके पास पैसा हो, जब भी और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर पाए, तो इन्हीं फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन जो बैलेंस आपको बना के रखता है तीनों सेगमेंट का, उसका ध्यान रखें। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना करें। और राइट, चलिए, तो क्लियर कट सलाह आपको यही है कि फंड्स अच्छे हैं, आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा, तब जाके आपका 2.5 करोड़ का जो लक्ष्य है कॉर्पस का, वो पूरा हो पाएगा। संजीव, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फेसबुक के दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे, बने रहें। शो को आगे बढ़ाते हैं और प्राजक्ता दर्शक है हमारी फेसबुक की, उनका सवाल लेते हैं। और हेमंत जी, इनका सवाल ये है कि इन्होंने मार्च की ईएमआई जो है वो भर दी है, तो अब लेटेस्ट ईएमआई हॉलिडे को लेकर जो नोटिफिकेशंस आया है बैंकों की तरफ से, क्या उसमें ईएमआई के रिफंड की किसी भी तरह का कोई प्रावधान है? कविता, डेफिनेटली कुछ बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि अगर आपने मार्च की ईएमआई ऑलरेडी भर दी और आप चाहते हैं कि वो आपको वापस मिले, तो वो एक प्रावधान है। इनका कौन सा बैंक है, मुझे लगता है इनको अपने बैंक से चेक करना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर बैंक जो है इस तरह की फैसिलिटी देंगे। ऑलराइट, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ईएमआई के रिफंड की बात कर रहे हैं। अगर आपने मार्च में ईएमआई पे कर दी है तो आप रिफंड के लिए मांग कर सकते हैं बैंकों से। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक के ही दर्शक हैं विपुल, और ये पूछ रहे हैं कि बाजार की मौजूदा स्थिति में एसआईपी अगर शुरू करनी हो तो किस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे हमने पहले भी कहा कि बाजार में काफी गिरावट देखी है, काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये इस समय पे जनरली हमने देखा कि इन्वेस्टर्स घबराते हैं। मुझे अच्छा लगा कि देख के कि ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस समय पे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। आज मार्केट कैसा है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये लेवल नहीं रहने वाले। जाहिर है कहीं से कहीं ज्यादा अच्छे लेवल आपको मिलेंगे। लेकिन और एसआईपी का एक्चुअली पर्पज ही वही है कि आप एक मार्केट लेवल पे अवॉइड करके कंटिन्यूसली जो है रेगुलर लेवल पे आप इन्वेस्ट करते रहें। तो इन्होंने कैसा कहा कि ब्लू चिप से अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक फंड एक्सिस ब्लू चिप देख सकते हैं या फिर कोटक का ब्लू चिप, इन दोनों में से एक फंड से अपने शुरुआत कीजिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब आप इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके तीनों सेगमेंट जो है लार्ज, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर होना चाहिए। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि किसी अच्छे मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें ताकि तीनों सेगमेंट में इनका एक्सपोजर बना रहे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं हरीश। नमस्कार, कैसे हैं आप हरीश जी? हरीश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, नमस्कार, कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम। मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए पूछिए। मैं अभी 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ? और ऑलरेडी मेरा 14,000 का एसआईपी चल रहा है। ऑलरेडी 16,000 की 14,000? 14,000 का। फंड्स के नाम पता है आपको? एक है एबीएसएल इक्विटी फंड। ओके। दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ओके। तीसरा है एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड। ओके। फोर्थ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। ओके। निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ओके। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ओके। और मिराई असेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। कब से आपकी चल रही है? ये 1 साल होने को आएगा। आपने किसी आर्थिक सलाहकार से कंसल्ट किया है? नहीं, ये आपका शो देखते ही जो लिखा था है उसमें से ही मैंने ये फंड चूज किया था। 7 स्कीम्स हैं आपके पास और इसमें आप कर रहे हैं 14,000 की एसआईपी। 50,000 रुपए आपको एक मुश्त डालने हैं या आप एसडब्ल्यूपी के जरिए सोच रहे हैं? नहीं, वन टाइम।
वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, हेमंत जी, सबसे पहले तो हमारे पास फंड्स की डिटेल्स नहीं थी, ये हम ऐड करें सवाल में। उससे पहले मैं चाहती हूं कि 50,000 लमसम क्या इस वक्त बाजार में डालना चाहिए, या स्टैगर्ड वे में अगर ये डालें तो बाजार के हर लेवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? कविता, देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज है इनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने, अगर मैंने ठीक से सुना तो उन्होंने कहा 14,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 7 फंड के अंदर। राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उसके सामने कंपेयर करें 50,000, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है उनके पोर्टफोलियो का इस समय। हालांकि इनको एक ही साल हुआ इन्वेस्ट करते हुए, तो करीब 1.5 लाख रुपए तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल के अंदर। तो 50,000 1/3 हुआ इन्वेस्टमेंट का। तो चाहे तो ये लमसम इन्वेस्ट करें, बिल्कुल सही है अगर ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका टाइम होराइजन कितना है। अगर वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी जाके मार्केट में इन्वेस्ट करें, कम से कम 3-5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग फंड्स हैं। और अगर मान लीजिए इनका इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम होराइजन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, जैसे उन्होंने कहा था पहले 3 से 5 साल है, तो ऐसे में इक्विटी फंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है उसको देख सकते हैं। इनके पास एक ऑलरेडी आईसीआईसीआई का फंड है, इक्विटी एंड डेट फंड, जो उस कैटेगरी में है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा या तो एसबीआई का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसको देख सकते हैं। अब फंड उनके पास ऑलरेडी ज्यादा है। मुझे लगता है उसमें स्कोप है करने के लिए, बट मुझे लगता है थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद इनका थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए। जहां तक ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं चाहूंगा कि एक साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है और यहां से भी गिर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितना जल्दी कोविड-19 का सोल्यूशन हमको मिलता है, और अगर ऐसा होता है तो मौके मिलेंगे कि शायद इससे नीचे भी आपको लेवल पे इन्वेस्ट करने को मिले। तो मैं चाहूंगा कि 2 या 3 ट्रांचेस में आप इन्वेस्ट करें। तो अभी शुरुआत करते हैं 10-15 हजार से, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अलग अलग लेवल पे आप इसमें डालते रहें, लेकिन बहुत ज्यादा फंड ऐड मत कीजिए, ऑलरेडी आपके पास ज्यादा फंड है। किश्तों में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हरीश जी हमारे साथ ऑलरेडी फोन लाइन पर हैं। हरीश जी, क्या आप 3-4 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन दे सकते हैं 50,000 के इस लमसम को? यस मैम, यस दे सकते हैं ना? ऑलराइट। तो आपको कंप्लीट इक्विटी अप्रोच क्या सुझाई जा सकती है? आपको लगता है आप उतना जोखिम उठा पाएंगे इस अमाउंट के साथ? यस मैम, बिल्कुल। ऑलराइट। तो हेमंत जी, फर्दर क्लैरिटी आते हुए अब रिकमेंडेशन में बदलाव? हाँ जी, बिल्कुल। अगर देखिए, बहुत क्लियर है कि इनके पास समय लंबा है, और क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने कहा कि अच्छी रकम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी फंड में एसआईपी के द्वारा, तो डेफिनेटली इसके अंदर, जैसे उन्होंने कहा कि निपोन का एक लार्ज कैप फंड है जो अच्छा फंड है, उसके अंदर वो पैसा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और एक जो मल्टी कैप फंड है उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है एग्जिस्टिंग फंड में ही आप इस पैसे को लगाएं, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक मुश्त मत लगाइए, 2-3 किस्तों में आप लगाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट हरीश जी, तो ये बदलाव आपको करने होंगे अपने निवेश में। फिलहाल किसी भी फंड से निकले ना, सिचुएशन सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आपके मौजूदा पोर्टफोलियो में बदलाव कीजिएगा। फिलहाल आप चाहें तो इक्विटी में अपने 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब फेसबुक से और ट्विटर पर भी जो आ रहे हैं उनके जवाब देंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव एक रैपिड फायर करते हैं हेमंत जी सवालों का। और ट्विटर पर हमारे दर्शक हैं निखिल जैन, उनका सवाल लेंगे। डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में से कौन सा चूज करना सही होगा और रिटर्न किस में ज्यादा मिलेगा? लंबा सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप संक्षेप में जवाब दें। देखिए, डायरेक्ट रेगुलर का मतलब यह है कि डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट कम होगी। रेगुलर मतलब आप किसी एडवाइजर की मदद ले रहे हैं तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने लिए सही फंड चुन सकें, अपने लिए सही से प्लान कर सकें। अगर नहीं करें तो थोड़ा से पैसे बचाने के चक्कर में आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखिए, डिसाइड कीजिए कि आपको डायरेक्ट में जाना है कि रेगुलर में जाना है। मौजूदा स्थिति में लॉकडाउन है, ऐसे में हेमंत जी बहुत दर्शक ये भी सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें खासतौर से अपना निवेश शुरू करना है, जिनकी केवाईसी नहीं हो रखी है। क्या फिलहाल एएमसी केवाईसी करने की सुविधा ऑनलाइन दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ऑनलाइन केवाईसी हो सकती है, जिसके पास भी नहीं है वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार हमारे दर्शक हैं, फोन लाइन पे सवाल पूछना चाहते हैं। राजकुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैडम, पूछिए। मेरे 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये है कि अभी जो मोराटोरियम दिया है, हाँ, उसके बारे में प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे क्या? अगर मैं ऑप्ट करता हूँ कि मेरे को 2 या 3 महीने का जो भी मोराटोरियम लेना है, लेकिन वो बाद में मेरा कैश फ्लो अगर ठीक हो जाता है तो मैं उसको प्री पे कराऊं तो चार्जेस लगेंगे क्या? ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, सिबिल के बारे में है। हाँ, सिबिल का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके गलत है या क्राइटेरिया गलत है। मैं एक टोटली डेट फ्री आदमी हूँ, फिर भी मेरा
वहाँ पे सिविल स्कोर अंडर एस्टिमेटेड है। क्या आपने बैंक से या सिविल से इस बारे में बात करने की कोशिश की? मैं किससे करे पता नहीं चलता है मैडम, रिस्पांस नहीं आता है। आप सिविल की वेबसाइट पे जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई डिफॉल्ट किया है? क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपका स्कोर सुधरने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं राजकुमार जी। मैडम मैं 19 साल नहीं, मेरे जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया है। ओके, मेरे ख्याल से ये शिकायत आपको सिविल की वेबसाइट पर दर्ज करनी चाहिए। इनफैक्ट हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सिविल तक आपकी शिकायत पहुंचाई जाए। लेकिन फिलहाल आपका जो ईएमआई पे सवाल है, हेमंत जी, क्या आप प्रीपे कर सकते हैं ये ईएमआई हॉलिडे के बाद? देखिए, मुझे लगता नहीं कि उसमें प्रीपे पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो आप किसी भी टाइम पे किसी लोन पे आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय पे अगर उनको लगता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकती है, तो अगर कोशिश करें कि उसके मॉनिटरिंग के लिए अगर आप ऑप्ट ना करें तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा, अगर ये पॉसिबल है। क्योंकि ये कॉस्ट जो है आपको कहीं ज्यादा पड़ सकती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 3 महीने से आपका जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो कहीं ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा आगे जाके। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में आप आने वाले हैं, अगर ये पॉसिबल है तो फिर आप मॉनिटरिंग के ऑप्ट मत कीजिए। मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। बाकी अपने बैंक से आप बात करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर एज अ फाइनेंशियल प्लानर आपका टेक क्या होगा? क्योंकि इसमें काफी हिडन फैक्ट्स भी हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अगर कैलकुलेशन की जाए तो आगे चल के ईएमआई का बोझ तो ग्राहकों पर पड़ेगा ही। जी कविता, बिल्कुल पड़ेगा। इनफैक्ट वही मैं कह रहा था कि अगर जिसके लिए पॉसिबल है कि नॉर्मल जिस तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग ईएमआई पे कर रहे हैं अगर आप कर सकते हैं, तो मॉनिटरिंग के लिए ऑप्ट करने में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्ट है। जैसा मैंने कहा, ये सिंपली ऐसा नहीं है कि 3 महीने से आपका लोन का पीरियड जो बढ़ जाएगा। अभी जो आप जो पे नहीं करेंगे इस समय पे, वो आपके आउटस्टैंडिंग में ऐड होके उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कहीं ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप लोगों ने एनालाइज किया है, बैंकों से क्लैरिफिकेशन मांगा है, तब समझ में आया। तो जो लोग पे कर सकते हैं, तो मेरी एडवाइस वही है कि फिर उस आप में आप ऑप्ट मत कीजिए। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी भी कारण से, तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, तब इस सुविधा का फायदा उठाइए। ऑलराइट, कुल मिला के अगर आपको पैसों की जरूरत है तो अपनी इस ईएमआई की किस्त को इमरजेंसी फंड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईएमआई हॉलिडे ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैसों की किल्लत नहीं है, आपके पास कंफर्टेबली 3 महीने ईएमआई चुकाने के लिए रकम है, तो आप उसको कृपया करके चुका दें। यही सार निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा निखिल और हेमंत जी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपने सवाल अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को अपने जवाब देने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आपका सवालों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। किसी भी विषय पे आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के हमारे पेज पर जाकर भी सवाल छोड़ सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।